बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही होगी। आपकी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आज मैंने लीनियर अलजबरा के बहुत ही अहम MCQs जो हैं उनका इंतखाब किया है। और ये सारे वो MCQs हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लास्ट पेपर्स में आए हुए भी हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर अलजबरा, तो ज़ाहिर है इसके अंदर वेक्टर स्पेसेस, फील्ड्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, रिंग्स, सब के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फील्ड। तो इनमें NZ है, ZN है। अगर आपने फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी हुई है तो क्लियरली जो ऑप्शन है C, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ये फील्ड है। और मैंने एक्सप्लेनेशन में कुछ और एग्जांपल्स भी दी हैं, जैसे QR, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ZP, P प्राइम नंबर हो तो ये सारे फील्ड बनाते हैं। MCQ 2 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। देखिए, इन चार ऑप्शंस में से तीन जो हैं वो एग्जांपल्स हैं वेक्टर स्पेसेस की, और एक एग्जांपल जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। अगर आप इन सब को गौर से देखेंगे तो इनमें हमारे यहाँ वेक्टर स्पेस के लिए उसका अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है उसका डिफाइंड भी होना चाहिए, और उसके एक्सियम्स भी सेटिस्फाई होने चाहिए। तो अगर आप डी ऑप्शन पे नज़र दौड़ाते हैं तो Q/R यानी ये हमें वेक्टर स्पेस नहीं मिल रही। उसकी रीज़न कि जब आप R के अंदर इर्रेशनल नंबर्स को रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है बेसिकली वो एक इर्रेशनल नंबर मिलता है जो कि Q के अंदर नहीं होता, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर डिफाइन नहीं होगी। इस वजह से ये डी ऑप्शन जो है ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये स्पैनिंग सेट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर S और T जो हैं ये किसी वेक्टर स्पेस V के दो सबसेट्स हैं तो इनकी जो इंटरसेक्शन है उनके लिहाज से अगर आपके पास स्पैनिंग सेट या जनरेटिंग सेट आप कहते हैं इंटरसेक्शन वाला, तो उसमें क्या रिलेशन होगी। बेसिकली याद रखिए कि हमारे पास जो S इंटरसेक्शन C से हमें एक स्पैनिंग सेट मिल रहा है वो हमेशा सबसेट होगा अगर आप उनकी जो स्पैनिंग्स हैं उनकी इंटरसेक्शन लेकर उनको बाद में आप बनाते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, बाकी सारे जो हैं वो रॉन्ग है। इसी तरह डायमेंशन है होम। अब होम की डायमेंशन समझने के लिए ये एक रिज़ल्ट है कि अगर V की डायमेंशन M है और W की डायमेंशन N है और आप एक तमाम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का एक होम बनाते हैं, अगर होम की डायमेंशन आपने चेक करनी हो तो वो फार्मूला होता है M×N। यानी यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो R3 और R4 इसकी 3 डायमेंशन है, इसकी 4 है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायमेंशन जो है वो 12 मिल जाएगी। इसी तरह ये मैट्रिसेस जो हैं उनके बारे में है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और उसकी आइगन वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की हैं और आइगन वैल्यूज़ भी n मिली हैं, लेकिन सारी क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। इस केस में, इस सूरत हाल में, हर वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n हो और उसके अंदर n ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हों तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं डायगोनलाइजेबल, यानी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल होगी। बाकी जो है हमारे पास सिमिलर मैट्रिसेस जो है उसकी बात और है, तो ऑप्शन जो है हमारे पास ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस के लिए कि अगर टी जो है वो U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और अगर आप उसमें नल ऑफ टी और रेंज ऑफ टी इनकी डायमेंशन जो है उनके रिलेशन चेक करेंगे V की डायमेंशन के साथ, तो उसमें हमारे पास ये एक फार्मूला है कि डायमेंशन ऑफ N ऑफ टी प्लस
डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। बाज़ डायमेंशन ऑफ नल ऑफ टी को नलिटी भी कह देते हैं, और डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी जो है उसको रैंक ऑफ टी भी बोल देते हैं। तो ये स्टेटमेंट बाज़ नलिटी प्लस रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी जो है इस तरह भी पूछा जाता है। तो इस तरह जो है आपके पास सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेट्स के हवाले से है। अब देखें, आपने पढ़ा हुआ है कि हर वो वेक्टर जिसमें हमारे पास हम कहते हैं कि ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। और किसी भी सेट में अगर एक वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो पूरे सेट को भी वो लीनियरली डिपेंडेंट बना देता है। तो यहाँ चूँकि ज़ीरो वेक्टर आ चुका है तीनों वेक्टर्स के अंदर, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि ये वेक्टर जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। इसी तरह हमारे पास एक सिस्टम है जो कि होमोजीनियस है। अब इसके अंदर m जो हैं वो इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं। इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उस वक्त पॉसिबल होगा जब रैंक जो है a का वो लेस देन n होता है। तो ये भी आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, इसको याद रख लें। इसी तरह हमारे पास रिंग्स के अंदर आइडियल्स आपने पढ़े हुए हैं। तो आइडियल्स जो हैं वो मैक्सिमल भी होते हैं, प्राइम भी होते हैं। अब याद रखिए NZ जो है ये Z का एक आइडियल है। अब हम कहते हैं कि आया ये मैक्सिमल है कि नहीं, तो ये मैक्सिमल के लिए एक रिज़ल्ट है कि अगर आप इस n को प्राइम नंबर कंसीडर कर लेंगे कोई भी, यानी प्राइम नंबर के साथ Z का जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे या मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो वो एक मैक्सिमल आइडियल बनेगा। और याद रखिए जो मैक्सिमल आइडियल्स होते हैं उनको हम प्राइम आइडियल्स भी कहते हैं। तो ये MCQ मैक्सिमल के लिए भी है और प्राइम आइडियल्स के लिए भी होगा। इस तरह जो है हमारे पास इसका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद बूलियन रिंग की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि हर वो रिंग जिसमें हर एलिमेंट आइडेम्पोटेंट होगा उसको हम बूलियन रिंग कहते हैं। और आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसमें ए जो है वो बूलियन रिंग को उसकी या कंडीशन को पूरा कर रहा है। इस तरह 11 जो है, अब ज़ीरो डिवाइज़र्स किसी भी हम रिंग जो कि इंटीजर्स का है और मॉडुलो 6 के तहत आपने चेक करना है। तो जब आप किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है वो 6 हो या 6 का मल्टीपल हो, तो हम उसको ज़ीरो कंसीडर करेंगे। लिहाजा हमारे पास डी जो है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मीन्स 0 होगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर जो हैं हमारे पास Z6 में ज़ीरो डिवाइज़र्स कहलाते हैं। उसके बाद जो इंटीजर्स का सेट है ये क्या फील्ड है, इंटेग्रल डोमेन है, डिवीजन रिंग है, या ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखें ये फील्ड भी नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप नहीं है, डिवीजन रिंग भी नहीं है, क्योंकि डिवीजन रिंग में हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो हैं उनका इन्वर्स हम चेक करते हैं। लिहाजा इंटेग्रल डोमेन जो है उसका ऑप्शन बचता है। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर जो है ये इंटेग्रल डोमेन की कैटेगरी में लाया करता है। अब स्क्वायर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स के हवाले से ये क्वेश्चन है कि अगर आपने 2a का या 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ये एक फार्मूला है। स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट जब भी निकालते हैं तो वो जो स्केलर है उसकी पावर हम ऑर्डर बना देते हैं और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में हमारे पास चूँकि ऑर्डर जो है 4 है और k जो है वो 2 है, तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इनमें एक बात जो है वो ट्रू है, आपने बताना है हर इंटेग्रल डोमेन फील्ड होगा। बूलियन रिंग में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हर एलिमेंट ज़रूरी नहीं हो। NZ जो है उसमें ज़ीरो डिवाइज़र्स होंगे जब n प्राइम है। अब हमारे पास एवरी फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। तो आपने ये रिज़ल्ट पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि हर फील्ड जो है वो इंटेग्रल डोमेन होता है और हर इंटेग्रल डोमेन जो है वो ज़रूरी नहीं फील्ड होगी, लेकिन अगर वो फाइनाइट हो जाए तो वो क्या बन जाती है, फील्ड बन जाती है। बाकी Z के अंदर NZ के अंदर प्राइम हो कंपोजिट हो किसी भी सूरत में ज़ीरो डिवाइज़र्स जो हैं हमारे पास नहीं होते। और बूलियन रिंग में तो हर एलिमेंट क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यूनिट्स ऑफ Z6। अब Z6 में यूनिट्स का मतलब ये होता है कि आप दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और जो उनका आंसर है वो यूनिटी आ जाता है हमारे पास, तो हम उसको कहते हैं वो यूनिट्स हैं। तो 1 और 5 दो एलिमेंट्स हैं
और ये भी आपको बता दूं, अगर आपने ये चेक करने हो किसी भी रिंग के अंदर Zn स्पेशली, तो आप Zn के कॉरिस्पॉन्डिंग यानी n के कॉरिस्पॉन्डिंग जो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे वो आप उनको अलहदा निकाल लेंगे और वो जो हैं यूनिट्स बन जाते हैं। उसके बाद प्राइम फील्ड की डेफिनेशन है। प्राइम फील्ड ऐसा फील्ड होता है जिसके अंदर कोई सब फील्ड ना हो। तो ऐसा फील्ड जिसके अंदर कोई सब फील्ड ना हो उसको हम प्राइम फील्ड कहते हैं। तो क्यू जो है, याद रखिए, क्यू के अंदर मज़ीद सब फील्ड नहीं है, लिहाजा ये प्राइम फील्ड होगा। एक और भी एग्जांपल है जेड पी की। जेड पी जो है वो भी प्राइम फील्ड है। दो मिसालें हैं, एक ऑप्शन में है, लिहाजा सी सही होगा। उसके बाद ये सिस्टम है हमारे पास 2x2 का है। अब हम चेक करते हैं इसका यूनिक सोल्यूशन है, ये इनफाइनाइट है। तो इसमें ये होता है कि आपने क्या करने हैं, जो कॉरिस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के, हमने उनकी रेशोज़ फाइंड आउट कर लेनी है। अगर A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2, अगर ये तीनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी तो उस सिस्टम के सॉल्यूशंस जो हैं उनकी तादाद इनफाइनाइट होती है। और अगर उसमें C1 और C2 ये बाकियों की निस्बत डिफरेंट आ जाएं तो फिर आपने देखना है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। और ये तीन ऑप्शंस होते हैं, तो एक ऑप्शन यहाँ हमने डिस्कस किया है। तो इस सूरत में सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, इन ऑप्शंस को देख लें। और अगर कहीं भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो इमेज है वो मॉडुलस की शक्ल में हो या प्रोडक्ट की शक्ल में हो या एक्स के साथ प्लस माइनस कुछ नंबर जो नॉन ज़ीरो हों ऐड हो रहे हों, या याद रखिए स्क्वायर की शक्ल में हो या स्क्वायर रूट की शक्ल में हो या इवन डिवीजन की शक्ल में आ जाए, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ल में नज़र आए तो आप याद रखिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब नहीं होंगी? स्क्वायर रूट की शक्ल में कोई रकम हो, स्क्वायर की शक्ल में हो और एक्स में कुछ ऐड हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, प्रोडक्ट की शक्ल हो, मॉडुलस की शक्ल हो, इवन डिवीजन की शक्ल हो, तब भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाती। 19 जो है, अगर आपके पास टी यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हम कहते हैं जी वो 1 1 है, तो याद रखिए आपने एक रिजल्ट पढ़ा है कि ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका कर्नल ऑफ टी या नल ऑफ टी ज़ीरो वेक्टर आ जाए, ओनली ज़ीरो वेक्टर, तो ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम 1 1 या 1 2 1 कहते हैं। और 1 2 1 को इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं, याद रखिए। तो कर्नल ऑफ टी या नल ऑफ टी ज़ीरो वेक्टर अगर आ जाएगा तो ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 बन जाती है। उसके बाद हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं 1 0 और 0 1। अब देखें, चूँकि मैंने कहा ये दो वेक्टर्स हैं, हमने देखना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, बिल्कुल लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब ये किसको स्पैन करेंगे उसकी ये बेसिस बन जाएंगे। अब क्लियरली चूँकि दो वेक्टर्स हैं, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो बेसिस जो है हमारे पास ये किसकी बनाएंगे? हमारे पास R2 की जो है ये बेसिस बनाएंगे। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ सब स्पेस ऑफ R3। अब देखें, चार ऑप्शंस हैं, ये भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी कि सब स्पेस चेक करने के लिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा सेट सब स्पेस नहीं बनाएगा। सुने, हर वो सेट जिसका कोई एक कंपोनेंट भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा हो, जिस तरह ये बी है इसी तरह डी में भी है, या कोई भी कंपोनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हो, या कोई भी कंपोनेंट वो कहते हैं इज़ नॉट इक्वल टू 0, इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है तो वो तो सब स्पेस नहीं बनाएगी। उसके बाद अगर आपके पास कंपोनेंट्स पे शर्त आ जाती है कि वो रैशनल हैं या इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स की शक्ल में भी, रैशनल नंबर की शक्ल में भी, और इवन अगर यहाँ वो कहते हैं जी सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स है, जहन में रखिए हमारे पास। अब इर्रेशनल में क्या हो सकता है कि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, ये सारी की सारी सब स्पेस की शक्ल में नहीं मिलेंगी। तो हमारे पास जो W है, देखें इसमें जो ये मैंने कंडीशंस बताई हैं तीन, इनमें से कोई कंडीशन भी पूरी नहीं उतर रही। और इसके अंदर ज़ीरो वेक्टर भी मौजूद है, इन एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है, जेड भी ज़ीरो है, तो इसका सोल्यूशन कह लें या ट्रिवियल सोल्यूशन कह लें वो भी मौजूद है। तो ये जो है हमारे पास सब स्पेस बनाती है, बाकी तीनों ऑप्शन सब स्पेस नहीं बनाते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट से या राइट से, और अगर आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाती है तो याद रखिए उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर आपने चेक करना हो तो आप उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। इसी तरह हमारे पास ये एक रिजल्ट है कि आइगन वैल्यूज़ जो हैं किसी भी सेमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये याद रखिए सेमेट्रिक मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा रियल होती हैं। अब इसमें सोचा जाए तो रैशनल भी ऑप्शन सही होगा, ज़ीरो भी होगा, लेकिन चूंकि जनरल ऑप्शन जो है वो रियल का है, लिहाजा करेक्ट जो है वो रियल ही होगा, बाकी सारे जो हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास अगर लैम्डा जो है ये आइगन वैल्यू है किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो याद रखिए उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा 1 आ जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसकी जितने भी बेसेस होंगी, देखें बेसेस जो हैं उस पर तो तादाद पे कोई पाबंदी नहीं है, हाँ अलबत्ता डायमेंशन पे हमारे पास देखें कि डायमेंशन जो है वो तो क्या होती है, यूनिक होती है। बेसिस में जो हमारे पास सारे तादाद जो है वो कहते हैं जी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ये तो हो नहीं सकता। बेसिस में जितने भी वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या सिंगल एलिमेंट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे या सेम एलिमेंट्स होंगे, तो याद रखिए जितनी भी बेसिस होंगी तमाम बेसिस में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि एलिमेंट्स की तादाद को हम डायमेंशन कहते हैं और डायमेंशन हमेशा यूनिक होती है। तो इस तरह जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप लोगों से मैंने शेयर किए हैं, आपने तैयारी करनी है और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह जो भी हमारा टॉपिक होगा बहुत जल्द ही उस पर भी हम नए एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।